के बारे में अध्ययन करेंगे। मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्राइड के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ये इनकी देन है। सिगमंड फ्राइड का जो जन्म है 1856 से और 1939 तक रहा। इन्होंने वियना में एक चिकित्सक के पद पर 41 वर्ष तक कार्य किया। इनके ऊपर बहुत सारे लोगों का प्रभाव रहा, जिसमें मध्य युग के भौतिक शास्त्र के क्षेत्र से भी बहुत अधिक ये प्रभावित रहे। इसके अतिरिक्त शार्को, जो विश्व प्रसिद्ध तंत्रिका शास्त्री हैं, उनका भी इन पर प्रभाव रहा। इस प्रभाव के कारण उन्होंने 1885 में 1 वर्ष तक पेरिस में रहकर अध्ययन किया। और इसके अतिरिक्त इन्होंने ये देखा कि जो सम्मोहन विधि है उसके विशेषज्ञ प्रोफेसर बर्नहाइम, इनके द्वारा इन्होंने ये जाना कि जो हिस्टीरिया रोग है वह केवल महिलाओं में ही नहीं होता है, वह पुरुषों में, बच्चों में, किसी में भी हो सकता है। और इस रोग का कारण मन के दमित भाव होते हैं, जिसके कारण बहुत सारे संघर्ष और बीमारियां उत्पन्न होती है। और उन बीमारियों और दमित भावों को जानने के लिए इन्होंने इस सम्मोहन विधि का प्रयोग प्रोफेसर बर्नहाइम से सीखा। उन्होंने ये जाना कि इसके साथ साथ अगर मुक्त साहचर्य विधि को अपनाया जाए तो उसके आधार पर व्यक्ति के जो स्वप्न अवस्था होती है उसके आधार पर हम उसके मानसिक भावों को आसानी से जान सकते हैं और उसका हम उपचार भी संभव कर सकते हैं। इसी से संबंधित इन्होंने एक पुस्तक लिखी, स्वप्न विश्लेषण, जो 1900 में इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी। इन्होंने कहा, हालांकि मैंने चिकित्सक के पद पर बहुत समय तक कार्य किया, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इनका मानना था कि मैं तो पैदा ही चिकित्सक बनने के लिए नहीं हुआ, मेरा कार्य करने का उद्देश्य, वास्तविक उद्देश्य तो कुछ और ही है। और इस बात को इन्होंने स्पष्ट करने के लिए कहा कि मेरा वास्तविक उद्देश्य मानव प्रकृति की गहन समस्याओं को समझना और उनको हल करना है। इसी को आधार बनाते हुए इन्हें चिकित्सा तंत्र शास्त्र के आधार पर भौतिक विज्ञान को साथ में लेते हुए जो मनोविश्लेषण सिद्धांत है उसका जन्म दिया, उसको प्रवर्तित किया। और मनोविश्लेषण सिद्धांत ने जो मनुष्य को ऊर्जा केंद्रित माना, ऊर्जा केंद्रित होना यानी उत्तेजना और तनाव का कारण इसी से उत्पन्न होता है। और इसके जन्मदाता हैं ऊर्जा सिद्धांत के भौतिक शास्त्री हरमन हेल्महोल्ट्ज। इन्होंने ही इस ऊर्जा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये डार्विन के विकासवादी सिद्धांत से भी प्रभावित थे। इस तरह से इन्होंने सबको आधार बनाते हुए जो अचेतन अवस्था का अध्ययन किया, वो अचेतन अवस्था, तंत्रिका शास्त्र, सम्मोहन विधि, इन सब के आधार पर इन गहन समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास किया। इसी के आधार पर इन्होंने ये बताया, इन्होंने जो मनोविश्लेषण संप्रदाय के जो मूल सिद्धांत है उनको वह 2 प्रकार के हैं। पहला है मन का स्थलाकृति पक्ष, जिसे मन का क्षेत्र भी कह सकते हैं। चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। चेतन मन में व्यक्ति सोच समझकर कार्य करता है, उसे पता होता है, विचार विमर्श करके वह कार्य करता है। अर्धचेतन मन में उसको यह सोचना पड़ता है, जैसे कोई सी चीज़ वहाँ पर रखती है, फिर याद करते अरे वो वहाँ उस जगह रखी हुई है। रिश्तेदारी में किसी जगह पर भ्रमण करना, किसी चीज़ को भूल जाना और फिर एक थोड़ा सा विचार विमर्श के बाद उसे पुनः याद कर लेना। अर्धचेतन और अचेतन मन सीधा एक आइसबर्ग के समान होता है। आइसबर्ग में ये जो कुछ भाग ऊपर दिखाई देता है उससे ज़्यादा बर्फीला क्षेत्र उतने ही और आयतन का नीचे होता है। यानी इसके अंतर्गत जो अचेतन मन है वह सोचने पर भी व्यक्ति के बाहर नहीं आता और इसका इतना प्रभाव होता है कि उसकी दमित विचार, उसके बातें, सब कुछ उसके वैचारिक पक्ष पर, उसके काम करने पर, लिखने पर, बोलने पर हावी होती है और कहीं ना कहीं प्रकट होती रहती हैं, जो उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। अगर इन सब का पता चल जाए तो व्यक्ति को एक अच्छी दिशा और एक अच्छा जीवन मिल सकता है। यह इन्होंने इसके आधार पर जानने का विचार किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने ये बताया कि जो मनोरचना और मनोगत्यात्मक, जो इसका दूसरा पक्ष है, उसमें मन की प्रवृत्ति को 3 भागों में बताया है, इदम, अहम और पर अहम। इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि इदम के अंतर्गत व्यक्ति किसी नियम और परंपरा की पालना उचित नहीं समझता। वह सिर्फ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल देता है। उस कार्य को संपन्न करने के लिए वह अनैतिक असामाजिक कार्यों को भी करने में झिझकता नहीं है। ये उसमें जन्मजात भी हो सकता है, वंशानुगत भी हो सकता है, और संसार की वास्तविकता व यथार्थता से उसे कोई लेना देना नहीं होता, वह उससे परे होता है। इसलिए अगर हम इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अगर देख सकते हैं तो छपाक में इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मिल सकता है, क्योंकि उसमें जो गतिविधियां हुई हैं वह सिर्फ आत्मतुष्टि है, उसमें नियमों का और किसी भी चीज़ का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आत्मतुष्टि ही उसका सबसे बड़ा गुण है। उसके अतिरिक्त अहम के अंतर्गत सबका मान सम्मान बराबर होता है। अगर इसके आधार पर हम देखें तो इसमें तार्किक प्रवृत्ति होती है। बाह्य वातावरण और खतरों से जीवन को कैसे सुरक्षित किया जाता है, मानवोचित कार्य करने और समायोजन करने यानी विविध परिस्थितियों में और अपना कार्य संपादन करने की निपुणता इसका मुख्य भाग है अहम का। ईगो का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अगर हम देख सकते हैं तो थप्पड़ पिक्चर और नायक पिक्चर के आधार पर इसको समझा जा सकता है। यहाँ पर जो उसका डिसीजन था, मान सम्मान की बात थी, मानवोचित कार्य और समायोजन जो भी था वह सब इसके ऊपर आधारित रखकर नायक पिक्चर के अनिल कपूर का जो प्रक्रिया है, कार्यशैली है, उसको भी इस आधार पर समझा जा सकता है। परा अहम के अंतर्गत बाह्य यथार्थ तथा मूल प्रवृत्तियों को व्यवस्थित करके और व्यवहार का नियंत्रण करना सिखाया जाता है। स्वप्न की अवस्था में व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करता है, फिल्म और बाह्य वातावरण में खुशियाँ ढूंढता है। क्यों ढूंढता है? क्योंकि वास्तविक व्यवहार में ऐसा सब कुछ नहीं होता है। इनके इस मनोविश्लेषणात्मक भाग को या सिद्धांत को आगे बढ़ाने में अल्फ्रेड एडलर तथा कार्ल जूंग के संशोधनों के साथ साथ इन्होंने इस परंपरागत मनोविश्लेषणवाद को आगे बढ़ाया। पूर्व काल में इन्होंने दो प्रेरक दिए, जिसमें आत्मरक्षा और प्रजनन, जिसे लिबिडो कहा जाता है। आत्मरक्षा में भूख प्यास आदि से संबंधित कार्यों को और प्रजनन में काम वृत्ति और लिबिडो को। उन्होंने ये कहा कि यही महत्वपूर्ण नहीं है, अगर व्यक्ति इस प्रवृत्ति को नियंत्रित करके और समाज सेवा में और दूसरों की भलाई में लगा देता है तो वह अत्यधिक उन्नति करता है। यह एक श्रेष्ठ मनोविश्लेषणवाद है जिसने चिकित्सा क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किया और विद्यार्थियों के भविष्य और निर्माण में और उन्हें आगे बढ़ाने में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा जगत में योगदान दिया, जिससे वे कहीं भी मात नहीं खाएं और अपने लक्ष्य में आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद।